नमस्कार, मैं हूँ रेखा। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार की एक प्यारी सी खूबसूरत सी नई सुबह में। सुबह की शुरुआत है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सुबह इस कार्यक्रम को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। एक ऐसे विशेष मेहमान के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं जिनके जीवन से आपको प्रेरणा मिल सके। आज के विषय की बात करें तो आज भी एक विशेष मेहमान के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। उनके जीवन से जुड़ी कई ख़ास बातें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो जीवन में कई काम होते हैं, कई इंसान होते हैं जो अपने जीवन के लिए नौकरी करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, ज़िंदगी चलनी चाहिए, हमारी जो दिनचर्या है वो चलनी चाहिए। सही बात है, जब आपको पैसे कमाने होते हैं, रोज़गार कमाने होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जाकर जॉब करना होता है। लेकिन ज़िंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो संघर्ष है, वो तब बढ़ जाती है जब आप एक पत्रकार होते हैं। जी हाँ, आपको समाज को नई दिशा देनी है, आपको समाज के सामने सच्चाई को परोसना है, सच्चाई को हूबहू वैसे ही पेश करना है, जो बातें जैसी है वैसे ही आपको समाज के सामने रखनी है। और ये तमाम चैलेंजेस एक पत्रकार के सामने होता है। आज हम अपने बीच एक पत्रकार को लेकर उपस्थित हुए हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले महापुरुषों द्वारा कहे गए चंद अनमोल वचन हम आपको बताते हैं। आइए एक नजर डालते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। स्वागत कीजिए, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार। नमस्कार। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार में। धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, परिचय के दौरान ही मैंने बताया अपने दर्शकों को कि पत्रकार का जो जीवन होता है पूरा संघर्षपूर्ण होता है और साथ ही सत्यता बनाए रखने की कोशिश उसकी तरफ से होती है। जी। किस तरीके से पत्रकार बने, इन तमाम विषयों पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चाहूँगी कि आप अपने विषय में दर्शकों को कुछ बताएं। किस तरीके से आपके बचपन का माहौल था, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कब, कैसे, कहाँ से हुई, मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, इन तमाम विषयों पर आप प्रकाश डालें। मेरी जन्मभूमि गौरवमयी पाटलिपुत्र ही है, पटना ही निवास स्थान मेरा है और जन्मभूमि हमारी है। हमारी शिक्षा दीक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से शुरू हुई। वहाँ से मैट्रिक पास करने के बाद पटना कॉलेज में प्रवेश हुआ और उसके बाद फिर पटना विश्वविद्यालय से हमने पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया है। उसके बाद मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है 1980 में ही, और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में मैं था, तो मुझे उस संस्था के द्वारा बिहार को रिप्रेजेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बचपन में संघर्ष तो काफ़ी करना ही पड़ता है, और ख़ास कर तब जब आप एक मध्यम वर्ग के परिवार से हों, तो निसंदेह मुझे भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची थी। मैं भी कुछ एक बेहतर कार्य करना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, समाज की सेवा करना चाहता था, इसलिए मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आना चाहता था, या यूँ कही कि उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा आईपीएस में था, क्योंकि मुझे चैलेंजिंग जॉब चाहिए। शुरू से ही मैं चुनौती भरा कार्य करने में रुचि रखता हूँ। लेकिन जीवन के झंझावात में उलझकर मैं अपने लक्ष्य से दिग्भ्रमित हो गया, या यूँ कहें कि अपने लक्ष्य से भटक गया। बाद में मुझे लगा कि सिर्फ एक पत्रकारिता ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ, राष्ट्र की सेवा कर सकता हूँ और सच्ची सेवा कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे कुछ अभिव्यक्ति की या जो गलत चीज़ें हो रही हैं उस पर अंकुश लगाने की जो ताकत मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता ही दे सकती है। बाकी चीज़ें किसी भी व्यवसाय को मैं करता हूँ तो सिर्फ जीविकोपार्जन हो सकता है, उससे मैं समाज को कुछ नहीं दे पाऊँगा और न राष्ट्र को मैं कुछ दे पाऊँगा। तो हमारा मुख्य मकसद रहा समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, इसलिए मैं पत्रकारिता में आया। और 1992 में न्यूज़ सर्किल एक पत्रिका थी जिसमें मैं जुड़ा, और सौभाग्य से मुझे उस पत्रिका के संपादक निश्चल जी का कृपा प्राप्त हुआ। उन्होंने पहली बार में ही उप संपादक बना दिया।
जी। वहाँ से शुरुआत मैंने की। उसके बाद 1996 से मैंने अपनी पत्रिका शुरू की, न्यूज़ इंडिया। लगभग 10 वर्षों तक मैंने उसको कंटिन्यू किया, लगातार प्रकाशित करता रहा। इस संदेश में हमारे बहुत सारे शुभचिंतकों का सहयोग रहा। उसके बाद कई अखबारों में काम किया, कई पत्रिकाओं के लिए काम किया, और अभी भी लगातार वो जारी है। जी, आपको ऐसा लगा पुरुषोत्तम जी कि कोई ऐसा कार्यक्षेत्र चुनना चाहिए जो चैलेंजिंग हो? ठीक है, पत्रकार का जो काम है वो बहुत चैलेंजिंग है, ये तो सही बात है, क्योंकि आपको सच्चाई को लोगों के सामने रखनी है जी जी। और अपनी इस सोच के साथ रखनी है कि लोग भी आपकी सोच से कम से कम ये माने कि हाँ, ये सही बोल रहा है या ये सही बोल रही है। पत्रकार का काम ऐसा होता है, पत्रकार के शब्द ऐसे होते हैं। उस दौर में क्या कुछ ऐसा आपको लगा ख़ास है कि आपने पत्रकारिता का चयन किया कि नहीं, चलिए अब मैं सिविल सेवा की परीक्षा में नहीं बैठ पाया तो नहीं, मुझे अब पत्रकार बनना है? क्या कुछ ऐसा पसंद आया आपको इस क्षेत्र में? कि निस्संदेह चुनौतियों भरा क्षेत्र तो है ही, काफ़ी जोखिम भरा हुआ है, और सच बयान करना शुरू से ही काफ़ी मुश्किल रहा है। कई बार जान भी पर भी बनाती है, लेकिन सच बोलने में जो मज़ा है, जो उसकी सत्यता का जो सत्यता की जो शक्ति होती है, वो अपने आप में एक अजीब अनुभूति देती है। और खुद संतुष्ट होता हूँ कि चलो, मुझ में कम से कम ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि मैं सच को बयां करता हूँ और लोगों तक पहुँचाता हूँ कि सच क्या है। लोग जो सत्य के पसंद करने वाले लोग होते हैं, सत्यता की जो पूजा करते हैं, वो खुश होते हैं और मुझे कहते हैं कि पुरुषोत्तम जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जिनको सत्यता पसंद नहीं है, जिनको चापलूसी पसंद है, तो मुझसे नाराज़ भी होते हैं, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे चापलूसी नहीं आता है। जी, आप तब के दौर की बात कर रहे हैं, चूँकि अभी समय जैसे जैसे बदला है, बहुत सारे ऐसे यूथ भी आ रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। तब के दौर की यदि हम बात करें पुरुषोत्तम जी, तो कितना चैलेंजिंग था ये क्षेत्र, क्योंकि टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम करते थे। आपने उस समय को देखा है, उस समय में आपने काम किया है, तो आपकी नज़र से जानना चाहूँगी कि कितना संघर्षपूर्ण था उस दौर की पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करता? कि उस दौर की पत्रकारिता काफ़ी जोखिम भरा तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय के पत्रकार जो भी होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सेवा की भावना से आते थे। उस समय ये नहीं रहता था कि मुझे प्रोफेशनल बनना है, मुझे इससे पैसा काफ़ी अर्जित करना है, ऐसी बात नहीं थी। उस समय के जितने भी पत्रकार हैं, वो भले ही खुद अपना जीवन काफ़ी संघर्ष में व्यतीत करते हों, लेकिन समाज के लिए हमेशा संघर्षशील रहते थे। और आज का जो दौर है, वो कंप्लीट प्रोफेशनल हो चुका है। आज का दौर बस यूँ समझिए कि भागा चला जा रहा है अर्थ के पीछे। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं, और इसके लिए जो उनका लक्ष्य है उससे भी वो भटक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके लिए कोई इस तरह की बात नहीं होती है, कोई मानदंड नहीं उनके लिए, और कोई ज़मीर नाम की चीज़ भी नहीं है। जहाँ ज़मीर को बेचने की बात आती है तो ज़मीर को भी बेच देते हैं। ये तो खैर चलिए, कुछ ऐसे लोगों की हम बात करें, चूँकि एक दौर की बात करते हैं पुरुषोत्तम जी, जब लोग संयुक्त परिवार में थे, पारिवारिक जिम्मेदारियां कम थी। अब समय के साथ साथ लोग एकल परिवार में जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है। कुछ एक पत्रिका का जिक्र करना चाहेंगे जिसका संपादन आपने किया, जिसके लिए आपने काम किया? निस्संदेह ये हमारी पत्रिका है, न्यूज़ इंडिया। जी, न्यूज़ इंडिया। जी, ये सारी पत्रिका हमारी जो है, इसको मैं प्रकाशित करता था। जी जी, ठीक है। और एक पत्रिका मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दिखाएं, न्यू इंडिया। क्या कुछ खास था इस पत्रिका में? क्या कुछ इस पत्रिका में हमने गागर में सागर भरने की कोशिश की थी। इसमें पॉलिटिक्स भी है, फिल्म भी है, ह्यूमर भी है,
कहानी भी है, कविता भी है, जी। जीवन के हर रंग इसमें है। और खासकर कर मेरी कोशिश रही ये कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी बातें हम पब्लिक तक पहुंचाएं। जी। वो क्या पब्लिक से चाहते हैं सपोर्ट, जनता इनसे क्या चाहती है। हमने हमेशा एक पुल का काम किया जनता और प्रशासन के बीच में, दोनों की बातें एक दूसरे तक पहुंचाएं। और इस प्रयास में निसंदेह हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मुझे सपोर्ट भी किए। जैसे मनु महाराज की भी तस्वीर लगी हुई है, मनु महाराज जी का भी इंटरव्यू मैंने लिया। और सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि 1996 जब मैंने अपनी पत्रिका की शुरुआत की थी, उस समय पहली बार मैंने आईपीएस थी प्रीता वर्मा, एएसपी के रूप में पटना सिटी में ज्वाइन की थी वो। तो मैंने पहला इंटरव्यू उनसे लिया और कैप्शन था कि जब चुड़ियाँ पहनने वाले हाथों ने रिवॉल्वर थामा। पटना की जितने भी जो उस समय महिला पदाधिकारी थीं, एसआई हैं, इंस्पेक्टर हैं, उन सब लोगों से इंटरव्यू मैंने लिया। कुछ लोगों ने जो प्रश्न था बहुत तीखा था, तो निसंदेह कि अधिकांश लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कई बार होता है जिन लोग जो कमज़ोर होते हैं। मैंने जब आईपीएस प्रीता वर्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जो बोल रहे हैं बात तो सही है, ऐसा होता है कई बार, लेकिन हम लोग के साथ नहीं होता है। मरना है किसी को क्या, तो बात तो सही है कि, लेकिन है क्या कि आज के दौर में भी कई बार खबरें आती है कि महिला अधिकारियों के साथ भी जो है बदतमीजी हो जाती है। तो उस समय ये 1996 यानी कि आज से 27 साल पहले मैंने ये प्रश्न उठाया था, और उस समय पत्रिका का आवरण उसी पर था। जी। कई ऐसे लेखक होते हैं, कई ऐसे राइटर होते हैं जो कई विषयों पर लिखना पसंद करते हैं। यदि आपकी खुद की बात करूं तो किन मुद्दों पर आपने ज़्यादा लिखना पसंद किया है? निसंदेह मैंने हमेशा जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उस पर प्रकाश डाला है, और हमेशा कोशिश हमारी यही रहती है कि हमारे बीच जो समाज की समस्याएं हैं या ब्यूरोक्रेट्स के बीच की जो समस्या है, या जनता प्रशासन और जनता के बीच क्या सामंजस्य होना चाहिए, क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की है, और हमेशा उस पर लिखना मैं पसंद करता हूँ। जी। यदि हम शब्दों की बात करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आपके शब्द में शक्ति होती है, आपके कलम में शक्ति होती है, तो पूरी दुनिया जो है वो आपके शब्द को महत्व देती है, आपके कलम की शक्ति को महत्व देती है। तो क्या कुछ आपने देखा है जब आपने लिखना शुरू किया, तो किसी तरह का विरोधाभास या किसी तरह की ऐसी स्वतः परेशानी आपको झेलनी पड़ी? निसंदेह जिस समय मैंने पत्रिका की शुरुआत की थी उस समय लालू जी का राज्य था, और बहुत तरह की बातें होती थी, लेकिन फिर भी मैं किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट, किसी पक्ष विपक्ष में नहीं, न्यूट्रल होकर मैं लिखता था। जी। तो यदि हम बातचीत करें, चूँकि आपने पत्रकारिता का जिक्र किया है, आप शब्दों से भी आपकी गहरी रुचि रही है, शब्दों में, साहित्य में भी आपकी गहरी रुचि रही है, कविताएं भी लिखते हैं, तो क्या कुछ जिक्र करना चाहेंगे? कविताओं से कैसे आपका लगाव हुआ? कविताओं से लगाव इसलिए रहा कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसको हम बयान नहीं कर पाते हैं जनता के समक्ष, तो अकेले में जब बैठते हैं तो उसको हम लोग लेखनीबद्ध करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी उस पर मैं प्रकाश डालना नहीं चाहूँगा। जी। तब है ये कि अभी जैसा आपने कहा कि जो मैं लिखता था उसका क्या प्रभाव पड़ता था। जी। तो कई बार ऐसा होता था कि अगर किसी थाने की चर्चा हुई या जनता ने कुछ मुझे बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो लिखने के बाद निसंदेह उसका प्रभाव पड़ता था और उसमें सुधार आता था। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर भी मैं कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ, और आपको मतलब जानकर खुशी होगी कि निसंदेह उस पर शासन प्रशासन ने कार्रवाई की, और मुझे भी काफ़ी खुशी होती है जब मैं कुछ लिखता हूँ और उस पर कार्रवाई होती है
उससे लोगों को लाभ होता है, तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सफल रहा। यदि हम बातचीत करें लेखनी का, तो एक पत्रकार की जो लेखनी होती है उसका व्यापक असर समाज पर पड़ता है, क्योंकि समाज के लोगों के बीच में जब वो पत्रिका जाती है, आपके शब्दों के माध्यम से लोग आपको पढ़ पाते हैं, आपको जान पाते हैं और साथ ही समस्या भी देख पाते हैं और उसी लेखनी में वो समाधान भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से आप चयन करते हैं कि किन मुद्दों पर लिखना है? क्या कुछ उसमें जो चीज़ें हैं वो लेखनी में डालनी है और कितना व्यापक बनाना है? तो इसके लिए कितना मेहनत कर पाते हैं आप और कितना संघर्षपूर्ण रहता है ये? निसंदेह काफ़ी संघर्षपूर्ण रहता है, काफ़ी चुनौतियों भरा रहता है और कई रिपोर्ट बनाने के लिए हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी होती है, जाना पड़ता है स्थलों पे, जहाँ कर जाकर देखना पड़ता है कि कहाँ यहाँ क्या हो रहा है, उसका व्यापक प्रभाव क्या वहाँ की जनता पर पड़ रहा है और जो भी पब्लिक हमें बताती है या जो हम लोग देखते हैं उसको अपने शब्दों में रेखांकित करते हैं और निसंदेह उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। कई बार कई चीज़ें होती हैं जो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखकर कहानी के रूप में लिख देते हैं और कहानी को पढ़कर भी लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। जो भावुक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं वो समझ जाते हैं कि लेखक क्या संदेश देना चाहता है जी। और उस तरह से वो अपने को फिर ढालने की कोशिश भी करते हैं। तो जब कुछ लोग होते हैं जो मुझे सूचना देते हैं या बताते हैं कि पुरुषोत्तम जी आपने एक ये आर्टिकल प्रकाशित किया था या इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा तो काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि नहीं, तो मेरे बच्चे के ऊपर ये प्रभाव पड़ा, मेरे परिवार के ऊपर ये प्रभाव पड़ा या बगल में हमारे पड़ोसी के बीच ये प्रभाव पड़ा, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बातों को हम लोग लिखते हैं उसके लिए धमकियाँ भी मिलती हैं, तो उसका भी सामना करना पड़ता है। तो पहला प्रयास तो हम लोग का ये रहता है, चूँकि हम लोग लेखनी कलम चलाने वाले आदमी, तलवार चलाने वाले तो हैं नहीं, तो निसंदेह हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले उनको हम समझाएं, बातों से कि कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मकसद क्या था। हमारा मकसद आपको किसी तरह से हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि हमारा मकसद था समाज के लोगों को लाभ देना। जी। मैं आपके खिलाफ नहीं था, बल्कि जो सत्यता था उसको मैंने बयान किया है। तो जो समझदार होते हैं समझ भी जाते हैं और बाद में अप्रिशिएट भी करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा आपने काम किया। और मुझे पहले कन्फ्यूज़न था, दिग्भ्रम हो गया था कि भाई ऐसा कैसे हम लिख दिया गया, लेकिन जब संतुष्ट हो जाते हैं तो वही व्यक्ति हमारे प्रशंसक भी बन जाते हैं। कई बार प्रलोभन भी दिया जाता है कि आप ऐसा अगर नहीं करते, ऐसा करते, इस समाचार को ऐसे प्रकाशित नहीं करके वैसे करते, तो आपको कुछ लाभ भी हो जाता। अच्छा इस तरह की भी परिस्थितियाँ बनती है। जी जी जी। तो फिर हम लोग समझाते हैं कि देखिए हमारा मकसद, चूँकि सीधी सी बात है, जीवन का लक्ष्य लेके मैं ये चला हूँ, पत्रकारिता में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरी लेखनी से समाज को लाभ हो और उससे मैं भटक नहीं सकता हूँ। इसलिए मेरा प्रयास रहता है सच्चाई को आप तक प्रस्तुत करना, पेश करना। अगर ये होता है तो निसंदेह मुझे काफ़ी संतुष्टि होती है और लोगों को अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त और भी बातें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, अचानक कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, उस समय दिमाग काम नहीं करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जी। लेकिन काम तो करना होता है, काम रोक नहीं सकते हैं। मीडिया ही एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ के लोगों को यानी पत्रकार को न गम मनाने के लिए बहुत वक्त होता है और न खुशियाँ मनाने के लिए बहुत समय होता है। जी। हर हाल में काम करना है, आंधी आए तूफान, हमें तो काम करना है। जी। हमें चलना ही है। तो करते हैं हम लोग, उसका सामना करते हुए काम करते हैं। जी।
कुछ पत्रिका मुझे दिख रही है, यदि आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें। जी क्या कुछ खास निस्संदेह है इसमें? ये विजय निर्देश है। जी, क्या कुछ खास है इस पत्रिका में, विजय निर्देश? इसमें कोई पॉलिटिकल मैगजीन है, जी, और पॉलिटिकल मैगजीन है, जैसे में देखिए जनसंख्या नियंत्रण बनाम चुनाव, तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, तो उस पर भी मैंने प्रकाश डाला है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसमें हैं कि इसका नाम तो आपने बहुत ही व्यापक स्तर पर दिया है, विजय निर्देश, जी जी जिसमें लोगों को विजय होने के लिए एक मुझे लगता है कि गाइडलाइन दिया जाता है कि आपके लिए एक निर्देश जारी किया गया है, आप इसे पढ़ें। जी निस्संदेह, बल्कि इसमें पर्यटन के बारे में भी कुछ दिया गया है, बिहार के कहाँ पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं उनसे उसके बारे में ही सूचना दी जाती है, बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ कुछ इसमें जो है हर महीने कुछ ना कुछ जो करंट अफेयर होता है, जी, जैसे ये जुलाई डायरी है, तो जुलाई डायरी करके जो है हमने प्रकाशित किया है, तो इस महीने की जो भी मतलब करंट अफेयर्स जो करंट अफेयर स्टूडेंट है, के जो घटनाएं घटी हैं, प्रमुख जी, जी। घटनाएं घटी हैं, उसका पूरा संपूर्ण डाटा इसमें है। तो उससे क्या होता है कि छात्रों को काफ़ी लाभ होता है, और इससे फ़ायदा होता है कि वो प्रतियोगिता सब परीक्षाओं में जो हैं वो सफल होते हैं या उन्हें मदद मिलती है। जी, यानी कि लगभग हर वर्ग को ध्यान में रखकर आपने ये पत्रिका निकाली। प्रयास तो विजय यही रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि गागर में सागर भरने की कोशिश की, तो ये तो मेरी आदत रही न्यूज इंडिया के समय से। जी, तो स्वभाव तो बदलता है नहीं, जी, तो हमेशा प्रयास रहता है कि जो भी मेरे पास है उसमें गागर में सागर भरने की कोशिश करें, और हर क्षेत्र को, हर वर्ग को साथ लेकर चलें, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, छात्र हों। और ख़ास करके हमारी कोशिश ये भी रहती है कि आज के दौर में जो युवतियाँ हैं उनको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाए, क्योंकि अब तो बहुत सारा दृश्य चेंज हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है, लेकिन पहले बालिकाओं को पढ़ने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे परिवार ऐसे थे, अरे पढ़ के ज़्यादा क्या करोगी, शादी ही तो करना है। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। अब तो इस बार आपने देखा कि जो रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं, चाहे वो CBSE के एग्ज़ाम का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, अभी हाल फिलहाल में UPSC का एक रिजल्ट आया, जिसमें आपने देखा कि महिलाओं ने या युवतियों ने कहिए कि क्या बाजी मारी है, और हर जगह जो है अभी चर्चा तो बस लड़कियों की ही है। अब यूँ कहिए कि लड़कियों का दौर चल रहा है, और ये मैं देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। यदि हम बातचीत करें आपकी विधि दर्शन की, तो इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये विधि विमर्श एक पत्रिका है जी, एक्चुअली ये लीगल एडवाइज़र के रूप में काम करती है, समझिए। अच्छा, बेसिकली ये जो कानूनी समस्याएं आती हैं, कौन सा सेक्शन कहाँ लगता है, तो उससे संबंधित जानकारी ली जाती है, और जनता को, अधिवक्ता तो अवेयर होते ही हैं, जनता भी अवेयर होती है, क्योंकि आम जनता को कानून की जानकारी नहीं होती है। और ज्ञान जो होता है एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर उनको ये पता है कि कौन सी बात गुनाह के दायरे में आता है, तो वो अपना बचाव करते हैं। और नहीं तो कई बार होता है उनको पता भी नहीं चलता है कि ये आदमी इतना सारा कुछ कर रहा है, हम अपना बचाव कैसे करेंगे। जी, जी, तो हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी चाहिए, और इससे लाभ होता है। उसी संबंधित पत्रिका है विधि विमर्श। रही बात, यदि हम बातचीत करें पुरुषोत्तम जी, क्योंकि वर्तमान के समय में बहुत से ऐसे युवा हैं जो चाहते हैं कि वो पत्रकार बने, प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन वो काम करना चाहते हैं। उस दौर के यदि हम बात करें जब आपने काम करना शुरू किया, तो या फिर बीते कुछ वर्ष की यदि हम बात करें, कोई मुझे लगता है विधिवत डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कोई डिप्लोमा कोर्सेज नहीं थे, लेकिन तब भी पत्रकारिता में एक गंभीरता थी, शब्दों में एक गंभीरता थी। आज के बच्चे जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने कई ऐसी डिग्री भी ली है, कई ऐसी डिप्लोमा कोर्सेज भी आज कराए जाते हैं। बावजूद इसके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक
खालीपन सा है उनके अंदर, एक जो गहराई होनी चाहिए वर्तमान में पत्रकारों के बीच में, शायद वो पत्रकारिता की परिभाषा सही नहीं समझ पाते, या फिर वो पत्रकारिता का कार्य क्या होता है, पत्रकार किस तरीके से कार्य करता है, वो ठीक से नहीं समझ पाते। आपकी क्या राय है इसमें? पुराने ज़माने की पत्रकारिता, या यूँ कहें कि हम लोग के समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में ये जो फ़र्क है, ये जो एक दूरी आ गई है, उसके पीछे मूलभूत कारण सिर्फ ये है कि उस समय पत्रकार लोग जो भी आते थे पत्रकारिता में, वो शौक़ से आते थे और उसको ये पेशा बनाकर नहीं आते थे, बल्कि ये समझ कर आते थे कि मुझे ये कार्य करके समाज के लिए काम करना है, राष्ट्रहित के लिए काम करना है। और आज की पत्रकारिता कंप्लीट, जैसा पहले भी मैंने बताया है, कि ये सोचकर जो भी अभी से मीडिया से जर्नलिज्म के संदर्भ में जो भी कोर्सेज हैं, पाठ्यक्रम हैं, मास कम्युनिकेशन का जो भी है, तो अब बच्चे जब जाते हैं उसमें, तो पहले ही उनके दिमाग में बात होती है कि ये मुझे एक रोज़गार का अवसर देगा, नौकरी से मुझे मिलेगा। तो जो वहाँ जीवन का उद्देश्य होता है, इस क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है, वो उससे भटक जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ रहता है अवसर पर कि मुझे जीविकोपार्जन के लिए अवसर कहाँ मिलेगा, मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। खास कर मीडिया का जो क्षेत्र है, निसंदेह यहाँ शब्दों का ही खेल है। और आज के दौर में मैंने कई ऐसे पत्रकार को देखा है जिनको सही से दो शब्द भी लिखना नहीं आता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर उनका चयन ठीक नहीं होता है, शब्दों का चुनाव सही नहीं करते हैं, तो पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो और काफ़ी चुनौतियों भरा है, क्योंकि जो भी है, जो भी अपने सामने देख रहे हैं, वो तुरंत उनको अपने शब्दों में बयां करना है। हालांकि प्रिंट मीडिया वाले भी जो दैनिक अखबार में होते हैं, उनके पास भी समय नहीं होता है, क्योंकि उन्हें भी फटाफट लिखना होता है, तुरंत उस पे छोड़ना होता है, तो समय किसी के पास नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर उनके पास शब्दों का एक बहुत बड़ा शब्दकोश है, तब तो वो पत्रकारिता अच्छे ढंग से कर लेंगे। लेकिन अब शब्दकोश में शब्द नहीं है, तो उस हालत में पत्रकारिता उनके लिए बहुत मुश्किल है। जी जी। और आज के दौर में जो पत्रकारिता, खास करके जो यूट्यूब जब से आया है, तब से पत्रकारिता के नाम पर यूँ कहिए कि निसंदेह बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रशंसनीय है, राष्ट्रहित के लिए भी काम कर रहे हैं, समाज हित के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ पत्रकार, सो कॉल्ड मैं कहता हूँ, तथाकथित कहता हूँ, तथाकथित इसलिए कि उनको ये समझ में ही बात नहीं आती है कि मैं जो पेश कर रहा हूँ, जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो लोग भी देखते हैं उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जी जी। उस प्रभाव से वो कितने प्रभावित होंगे, क्या बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या गुड इम्पैक्ट पड़ेगा, उनसे कोई उनको लेना देना नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सुझाव देना चाहूँगा कि जो भी इस गरिमामय क्षेत्र में है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, वो इस क्षेत्र का गरिमा बनाए रखें, मर्यादा बनाए रखें, और शब्दों का चयन काफ़ी सोच समझ कर करें, ताकि लोग उनसे प्रभावित होकर अच्छा कार्य करें, बुरे कार्य को अग्रसर ना हो। यदि हम बात करें, चूँकि जैसा कि आपने बताया अभी कि लोगों के बीच जो पत्रकार बनते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि उनको अपनी लाइफ भी सेट करनी होती है, उसको वो रोज़गार समझ के आते हैं। जब आपने काम करना शुरू किया पुरुषोत्तम जी, तो चूँकि घर सभी का है, घर गृहस्थी और घर की जिम्मेदारियां सबको निर्वहन करनी ही पड़ती है। आप एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने ये कहा कि कभी भी मैंने ऊपर से कुछ लेने की कोशिश नहीं की। बहुत बार ऐसे ऑफ़र्स आए भी, लेकिन आपने लेने की कोशिश नहीं की, आपने सच्ची पत्रकारिता प्रस्तुत की है। ऐसे में घर परिवार चलाना और किस तरीके से आप सामंजस्य बिठा पाएँ? चूँकि आप समाज सेवा भी करते हैं, आप पत्रकार भी हैं, इसके
अलावा भी आप काम करते हैं, तो घर परिवार के बीच सामंजस्य आप कैसे बिठा पाते हैं? निस्संदेह आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही है, और हकीकत ये है कि जो चुनौतियां हैं पत्रकारों के समक्ष, तो सबसे बड़ा जो चुनौती है परिवार को कैसे चलाया जाए, जी। उसका पालन पोषण कैसे हो। क्योंकि अगर वो अपने परिवार को सुखी नहीं रख पाते हैं तो समाज को सुखी क्या रख पाएंगे। तो नो डाउट उसके लिए उनको समस्या पैदा रखना पड़ता है। अगर वो किसी बिग मीडिया हाउस में हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा वेतन मिल रहा है, तो उससे उनका जीविकोपार्जन अच्छे ढंग से हो जाता है। लेकिन जो अपना चैनल चला रहे हैं या अपनी पत्रिका चला रहे हैं, उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन ही जो होता है एक ऑक्सीजन के रूप में कार्य करता है। और बिहार में खास करके उस काफ़ी परेशानियां हैं, यहाँ जल्दी विज्ञापन मिलता नहीं। तो जो भी यहाँ पर पत्रकार के रूप में सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपना एक परिचय बनाकर चल रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, और जीविकोपार्जन के लिए निस्संदेह उन्हें फिर साइड से कोई बिजनेस करना होता है, तभी कर पाते हैं। जी, यदि हम बातचीत करें, चूँकि बचपन के दिनों से आपको लगता था कि आपको समाज सेवा करनी है, उसमें रुचि भी रही है, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो इसके बारे में चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं, ताकि जो देख रहे हैं दर्शक हमारे इस विषय पर वो विस्तार से जान पाएँ। निस्संदेह मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है वो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स संस्था के द्वारा मुझे अच्छे कार्यों के लिए दिलवाया गया। और इस संस्था की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने हम लोग को घुट्टी में पिला दिया कि प्रतिदिन कम से कम एक भलाई का कार्य करना है। तो बचपन में ही जब हम लोग पढ़ रहे थे हाई स्कूल में, तो उस समय से ही हम लोग को ये संस्कार दे दिया गया कि आपको हमेशा कम से कम एक भलाई के कार्य प्रतिदिन करना है। तो उसी के लिए मुझे अवार्ड भी मिला, और मेरे ऊपर गुरु कृपा रही कि मुझे राज्य का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका दिया गया। उस समय नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे, उन्हीं के कर कमलों से मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ। और चूँकि बचपन में ही ये संस्कार मुझे दे दिया गया था, तो वो कंटिन्यू है अभी भी। लाख जीवन के झंझावातों से मैं गुजर रहा हूँ, लाख मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन वो तो छूटने वाली है नहीं। तो समाज सेवा वो अनवरत है, वो लगातार चलता रहेगा। जब तक जीवन है तब तक मैं करता रहूँगा। जी। कई बार ऐसा होता है कि मैं जाता हूँ कुछ अपने काम से, जैसे सपोज कीजिए कि सपोज क्या करना, इस हकीकत है। बिहार के बड़े अस्पताल में मैं 2 दिन पहले गया था, वहाँ बहुत तरह की बातें आई। कोई बात नहीं, उसकी चर्चा मैं फिलहाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को मैंने देखा परेशान, तो यथासंभव मैंने उनकी मदद की और उनका कष्ट निवारण हो गया। तो जब मैं सफल हो जाता हूँ, जब सफल नहीं होता हूँ, तो हकीकत उसमें मुझे काफ़ी ग्लानि होती है कि मेरा बोलना या मेरा प्रयास करना भी बेकार गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। अगर 10 काम मैंने किया, 10 प्रयास मैंने किया, तो 10 में 9 तो हो ही जाता है। ईश्वर कृपा है। एक बार हो सकता है कि मैं असफल हो जाऊं जहां मेरी बात नहीं सुनी गई हो, लेकिन ऊपर वाला 9 बार मुझे सफल कर देते हैं। जी। तो ये मुझे काफ़ी खुशी होती है, और ये प्रयास चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। उसमें मीडिया के लोग भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, या और भी जो लोग हैं सभी लोग मदद करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, और ऐसा कहते भी हैं कि आपकी पहुंच और आपकी पहचान कहीं है, तो दूसरों के काम नहीं आ सके तो फिर उस पहुंच और उस पहचान का क्या मतलब? कोई फायदा नहीं। यदि हम बात करें आज के यूथ की, आज के ऐसे बच्चे की जो करियर बनाना चाहते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे वो युवा हो या फिर जो महिलाएं हों, युवतियां हों, यदि करियर बनाना चाहती हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्या कुछ उन्हें संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करें? मैं तो सबसे पहले महिलाओं को बधाई देना चाहूँगा इस बात के लिए कि अभी तो महिलाओं के द्वारा धमाका हो रहा है। धमाका क्यों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ
कि हर क्षेत्र में वो आगे हैं। जी। किसी भी एग्जाम में देख लें, किसी भी परीक्षा में देख लें, चाहे CBSE का रिजल्ट आया हो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट आया हो, अभी हाल फिलहाल में UPSC का जो परिणाम आया है, हमारी फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर सारे जो हैं सब महिलाएं हैं। तो काफ़ी खुशी होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जब अब तो दौर कम हो चला है, लेकिन कुछ दिन पहले तक ये दौर था कि अगर किसी को बेटी हो गई तो बड़े धीरे से लोग बोलते थे बेटी हुई है, उनको बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन आज जब बेटियां हर कदम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो फिर उन्हीं लोग को तमाचा भी लग रहा है और उनको अफसोस भी होता है कि काश मेरी भी बेटी होती। कहते हैं कि बेटा भाग्य से पैदा होता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है, क्योंकि बेटियां एक घर को नहीं, वो 2 घर को प्रकाशित करती है। एक पुरुष को अगर आप शिक्षित करते हैं तो उसकी शिक्षा वहीं तक रह जाती है, लेकिन बेटी को अगर शिक्षित किया जाता है तो प्रकाश कई लोगों को तक पहुंचता है। तो निसंदेह आज बधाई के पात्र हैं महिला, बालिका, युवती जो भी हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं उन लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दे रहा हूं कि ये जो उनकी सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो लगातार चढ़ती रहें, आकाश में उड़ती रहें और वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करती रहें। रही पत्रकारिता की बात, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में वो युवा हों, युवती हों, जो भी हों, ये सोच कर पहले आएँ कि यहाँ पर उन्हें कार्य करने के लिए समय को बांधना नहीं होगा। ये सोच कर नहीं चलना होगा कि मुझे 8 घंटा ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रात के सन्नाटे में भी कोई घटना घटती है और खबर पहुंचती है उन तक, तो खबर को कवर करने के लिए, उस समाचार को कवर करने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। तो निसंदेह अगर वो अकेले हैं तब तो युवकों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन युवतियों के लिए बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अभी भी समाज में काफ़ी विकृतियां हैं। कहाँ पे कौन सी घटना घट जाएगी नहीं कहा जा सकता है। तो थोड़ा सा सेफ गार्ड चाहिए जो हमारे महिला रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार हैं उन्हें। लेकिन फिर भी मैं तो देख रहा हूँ, अभी मैं किसी आपके चैनल में बैठा हूँ, मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आप देखती होंगी और भी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पत्रकारों को तंग किया जाता है। जब कोई घटना घट जाती है, जब वो कवर करते हैं तो उनको परेशान करने के लिए, मतलब सिर्फ उन्हें ही व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जाता, पूरे परिवार को परेशान कर दिया जाता है ताकि तुम ये समाचार रोको। लेकिन फिर भी ये हम लोग का एक कहिए कि हौसला बुलंद होता है, हमें ताकत मिलती है। अभी हाल फिलहाल में एक महिला रिपोर्टर के साथ ही ये घटना घट गई थी और अभी चूँकि सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, कोई घटना घट जाती है तो उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में वो ट्रेंड करता है। तो मैंने ये देखा कि वो ट्रेंड काफ़ी कर रहा है और बाद में जब उनको मुक्ति मिली उस महिला संवाददाता को, तो काफ़ी खुश थी और उनके माँ बाप भी कहेंगे कि चलो ये मुझे खुशी हुई कि कम से कम मेरी बेटी अकेली नहीं है, मेरी बेटी के साथ पूरा भारत है और ये पूरे भारत की बेटी है। जी पुरुषोत्तम जी, जब आप सही होते हैं, जब आप सच्चे होते हैं, और कलम की ताकत और शब्दों में इतनी बड़ी ताकत होती है कि जब आपके शब्द सही हैं तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आपका साथ देती है। और हमें बेहद खुशी हो रही है कि आप आज हमारे स्टूडियो में आए, अपने माध्यम से पत्रकारिता से संबंधित इतनी चर्चाएं की, किस तरीके से एक पत्रकार का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है और किस तरीके से उन्हें तमाम झंझावतों को दूर करते हुए अपने काम पर फोकस्ड होना चाहिए, इन तमाम विषयों पर आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे पत्रकार सह साहित्यकार डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director DD के patna@gmail.com।